नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल में द हिंदू के 3 आर्टिकल्स में डिस्कस करूंगा, जिसमें एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में भी आज लगभग 7 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। तो टोटल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में ऑलरेडी वहां पे अपडेट कर चुका हूं। मेरी वेबसाइट हर्षित द्विवेदी एजुकेशन www.harshitdvedi.education, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पे भी जाके आप स्टडी मटेरियल सेक्शन से ये पर्टिकुलर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी ऐप अगर आप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन को डाउनलोड करके आपने रखा है तो वहां पे भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर जो कोर्स आपने चलाया उसमें क्या क्या कंटेंट दिया जाएगा। भाई इतना कंटेंट दिया जाएगा कि कोई हिसाब नहीं है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप जाके देख लो, 1000-1500 घंटे ओवरऑल नवंबर 2024 तक का कोर्स है। इतना कुछ है कि आप पढ़ नहीं पाओगे अगर आप एडिटोरियल एनालिसिस डेली के बेसिस पे देख रहे हो। बेसिक बुक्स आपने कवर कर रखी हैं, और अगर आप मेरा ये पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स की वीडियोस और पीडीएफ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके जैसे मैं बता रहा हूं वैसे नोट्स बता रहे हो तो भैया इनफ है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहां पर आपको कराऊंगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मतलब जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनकी कॉपीज में चेक करूंगा। उससे पहले ओवरऑल वीडियोस के थ्रू आंसर्स को लिखने का तरीका, उनको ड्राफ्ट, उनको फ्रेम करने का तरीका ओवर द कोर्स ऑफ टाइम में आपको समझाऊंगा। 1.5 साल लंबा कोर्स है, बहुत कुछ वहां पे आएगा। इतना कंटेंट आएगा आप कवर भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए एडिटोरियल एनालिसिस की यहां पे बात करते हैं। अ वेलकम स्टेप, यूएस एंड चाइना मस्ट कंटिन्यू टू कीप डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन। आपको पता है एंटोनी ब्लिंकन साहब गए हैं कहां पे, बीजिंग में, और बीजिंग में जाके उन्होंने बातचीत की। 2018 से देखा जाए तो अब तक पहली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की विजिट है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मिले। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू डिसीजन नहीं आने वाला था, मतलब जो भी यूएस एक्सपोर्ट कर्ब्स हैं उसके ऊपर यूएस ने कोई डिसीजन नहीं दिया। ताइवान की पॉलिसी को लेकर यूएस ने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। बट डेफिनेटली यहाँ पे शी जिनपिंग एंटोनी ब्लिंकन के साथ बैठ के मिले, तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। हालांकि पहले इस प्रकार की विजिट्स इंडिया को नर्वस किया करती थी। मैं बात कर रहा हूं 2005 की, उससे पहले की, आप कह लो 20वीं शताब्दी की। लेकिन आज की डेट में ये विजिट्स इंडिया को उतनी टेंशन नहीं देती हैं, क्योंकि यूएस और इंडिया की जो बायलैटरल पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ये आगे आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। ओवरऑल बीजिंग और वॉशिंगटन इस बात को समझ रहे हैं कि देयर इज अ नीड फॉर स्टेबिलिटी, और ये नीड फॉर स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में जाएगा। क्योंकि जब भी वॉशिंगटन बीजिंग के अगेंस्ट डिसीजन लेता है ना, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट डिसीजन लेता है, सीधे सीधे चाइना को टारगेट नहीं करता है। मतलब बातों में चाइना को टारगेट करता है, पर डॉक्यूमेंट्स में चाइना को टारगेट नहीं करता है। नहीं तो फिर WTO के एपलेट मैकेनिज्म में चाइना जाके फिर यूएस को घसीटेगा। तो इस कंटेक्स्ट में डेवलपिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में जब डिसीजन लेता है ऑन पेपर यूएस, तो वो इंडिया के भी अगेंस्ट चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट कर्व्स, और ओवरऑल जो भी आप कह लो डेवलपिंग कंट्रीज से सामान इंपोर्ट गुड्स आते हैं चाइना के यूएस के अंदर, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना। तो जब चाइना के ऊपर एक्सपोर्ट कर्व्स लगाए थे तो इंडिया भी उस समय पे इफेक्ट हुआ था। इंडिया की गुड्स के ऊपर भी एक्सपोर्ट कर्व्स लगे थे। तो ओवरऑल ये जो वॉशिंगटन और बीजिंग की दोस्ती है, ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत इंडिया को बेनिफिट ही देगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम बैरक ओबामा के उस समय पे नहीं पहुंच रहे हैं जहां पे एक छोटा सा G2 फेज आया था, यूएस और चाइना मिलकर इंगेज करके दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कोलिशन बना रहे थे। ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं है। फिर नेक्स्ट, एम्बेडेड हेट, अमेरिकाज कल्चर ओवर रिलायंस ऑन पुलिस टू मेंटेन ऑर्डर इज प्रॉब्लमेटिक। यहां पे क्या बोला गया, देखिए भैया, 2 साल लंबी इन्वेस्टिगेशन चलाई गई है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा into violence and racial discrimination of the police in Minneapolis। Minneapolis पुलिस डिपार्टमेंट का जो एथिक है, जो ओवरऑल उनका आप कह लो सोशल सेटअप है, उसके सोशल सेटअप के अंदर ही आप कह लो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है। मई 2020 में एक वीडियो वायरल हुई जहां पे जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक अनआर्म्ड अफ्रीकन अमेरिकन थे, इनका मर्डर कर दिया गया। इनकी गर्दन के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर ने नी रखी, ये बार बार बोल रहे थे आई कांट ब्रीथ, वो रुका नहीं, इनकी मौत हो गई। तो ओवरऑल कई बार पास्ट में देखा गया है कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट और खासकर कलर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट यूएस के अंदर ओवरऑल पुलिस ऑफिसर्स एक्सेसिव फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, अनजस्टिफाइड डेडली फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, और उस प्रोसेस में वो वायलेट करते हैं राइट्स ऑफ पीपल इंगेज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड स्पीच, पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन एंड नेटिव अमेरिकन पीपल एंड दोज विद बिहेवियरल हेल्थ डिसेबिलिटीज। तो इससे यह पता चलता है कि ओवरऑल कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया में प्रॉब्लम है यूएस की। और उसके बाद यूएस की जो प्रोटेक्शन कमीशन और रिलीजियस अफेयर्स है, वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो आप देख ही सकते हो किस लेवल की हाइपोक्रेसी है यहाँ पे। बट आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है,
देखिए सिटीजन कंप्लेंट भी बहुत सारी आई। मिनियापोलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने जो कुछ भी किया जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद, उसके बाद लेके भाई एक बड़ा आप कह लो रिप्रेजल देखने को मिला, ना केवल यूएस में, पूरी दुनिया में इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से लोग नाराज थे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनको जेल में डाला गया, उनको प्रिजन टर्म्स दिए गए। पब्लिक एंगर को शांत करने के लिए, इस रेसिज्म और वायलेंट के एक्ट्स आगे फ्यूचर में ना हो, इनको रोकने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई यहाँ पे। ओवरऑल बहुत से राज्यों में पुलिस रिफॉर्म्स किए भी। जो इंक्वायरी यहाँ पे कंडक्ट की गई है यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, उसने ओवरऑल बहुत से न्यूमरस एग्जांपल्स को कोट किया जहां पे एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया, अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट का वायलेशन किया गया। 19 पुलिस शूटिंग इंसिडेंट्स को यहाँ पे कोट किया गया जिसमें रेसिज्म का एक टेंट देखने को मिलता है। किस प्रकार से कलरिस्टिक माइनॉरिटीज को यूएस के ट्रैफिक स्टॉप्स पे रोका जाता है, किस प्रकार से उनके अगेंस्ट वायलेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, खासकर उन लोगों के अगेंस्ट जो कि मेडिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो ओवरऑल कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स थी मिनियापोलिस पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसके चलते जॉर्ज फ्लॉयड के साथ ये सब हुआ। इन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट है, इट इज बेसिकली अ वेकअप कॉल टू पुलिस इंस्टीट्यूशंस, उन पुलिस इंस्टीट्यूशंस के लिए खासकर जो कि बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच को लेके चलते हैं व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद न्यूएंसेस एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पुलिसिंग मल्टीकल्चरल अमेरिका। तो बेसिकली पुलिस की बॉडी पे पहने जाने वाले जो कैमरा है, जो इंसिडेंट और पुलिस रिपोर्ट्स हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स फाइल्स हुई हैं ऑफिसर्स के अगेंस्ट कि हाँ भाई ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इन सब को यहाँ पे कंसीडर किया है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने और ओवरऑल यहाँ पे अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया जा रहा है कि यहां पर एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूएस पुलिस के द्वारा रेशियल प्रोफाइलिंग की जाती है, ब्यूरोक्रेटिक मिलिटराइजेशन होता है पुलिस कल्चर का, और इंस्टीट्यूशनल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है फॉर पुलिस मिसकंडक्ट। मतलब वो पुलिस ऑफिसर जब जॉर्ज फ्लॉयड के साथ ऐसा कर रहे थे तो उनको किसी प्रकार का डर नहीं था कि हाँ भाई उनके अगेंस्ट भी कुछ हो सकता है। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस की बात भी की है कुछ राज्यों ने, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ राज्यों ने चोक होल्ड्स के प्रयोग को डिस्करेज किया है अपने अंदर आने वाली पुलिस में। ठीक है, इफेक्टिव रिपोर्टिंग बनाई है कि भाई कौन कौन से केसेस में आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फोर्स का इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या क्या करना है, किससे अप्रूवल लेना है, किससे अप्रूवल नहीं लेना है। पब्लिक सेफ्टी के नाम पर छोटी मोटी माइनर गलतियों में ये पुलिस ऑफिसर्स ओवर जेलस होके ओवरऑल कलरिस्टिक माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अत्याचार करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और अमेरिका के जो कल्चर है कि भाई ओवर रिलायंस है पुलिस के ऊपर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पब्लिक लाइफ में, इसके चलते बहुत से लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपनी पोजीशन ऑफ पावर का अब्यूज करते हैं, गलत प्रकार से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे एक प्रोफेशनल तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है। यूएस के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां पे गलत करने वाले को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, ठीक है ना। और ओवरऑल पब्लिक अवेयरनेस की भी जरूरत है कि इस प्रकार से कलरिस्टिक डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है लॉन्ग टर्म यूएस के सोशल फैब्रिक को यूनाइट करने के लिए। नेक्स्ट भाई, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। ये भैया मैं कहूंगा आज का सबसे अच्छा आर्टिकल। अजय कुमार साहब फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग फैकल्टी हैं आईआईटी कानपुर। क्या बोल रहे हैं, देखिए भैया, अपने आप में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करना इंडिया में या फिर दुनिया के किसी हिस्से में बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें बहुत से इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है। आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकली वही कंट्री आगे बढ़ेगी जो बड़े स्केल पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप कर सके। अब देखिए यहां पे बोला क्या जा रहा है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ठीक है भाई, बात यह है कि इंपोर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स के ऊपर इंडिया को डिपेंडेंट नहीं होना। ओके, गवर्नमेंट का जो 2022 का सेमीकंडक्टर मिशन है वो काफी लॉडेबल है। ओके, और आगे आने वाले समय में इंडिया में फैब्रिकेशन की फैसिलिटी आएगी तो भाई सरकार कोशिश जरूर कर रही है, बट हम 100% कह नहीं सकते। 100% क्यों नहीं कह सकते भाई, देखिए इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इंपोर्ट के ऊपर 0% इंपोर्ट ड्यूटी है। थोड़ी देर में उसमें आते हैं। पहली बार इंडिया में जो सीरियस कोशिश की गई थी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की, वो की गई थी 2007 में, जब एसआईपी दिया गया, स्पेशल इंसेंटिव पैकेज दिया गया, लेकिन उस समय पे इसके फेवर में कोई ज्यादा रिस्पांस आया नहीं सरकार की तरफ से और बिजनेसेस की तरफ से। दूसरा अटेम्प्ट किया गया एक मॉडिफाइड एसआईपी के फॉर्म में 2012 में। इस पर्टिकुलर एसआईपी में अगले 2 साल तक एक्सटेंसिव आउटरीच की गई, दुनिया भर की फैब्रिकेशन कंपनी से बातचीत की गई और फाइनली 2 कंसोर्टियम्स को यहां पे अप्रूव किया गया भारत सरकार के द्वारा। ये कौन कौन से 2 कंसोर्टियम थे, तो एक था जय प्रकाश एसोसिएट का कंसोर्टियम आईबीएम और इजरायली कंपनी टावर जैज के साथ, और दूसरा था हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का कॉर्पोरेशन एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ।
साथ। ओवरऑल इन दो कोलैबोरेशंस के थ्रू इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही थी। इन दोनों फैब्रिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग में टोटल इन्वेस्टमेंट था $10 बिलियन का, जिसमें $5 बिलियन का इंसेंटिव देगी भारत सरकार कैश और टैक्स कट्स के फॉर्म में। लेकिन फाइनली ये दोनों भी जो कंसोर्टियम थे ये सक्सेसफुल नहीं हुए, ये ग्राउंड लेवल पे रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब 2012 में भी जो भारत सरकार ने एफर्ट शुरू किया ये एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेटर इन द आर्टिकल हम समझेंगे कि ये एफर्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। देखिए क्या है, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन अपने आप में एक अल्टीमेट फ्रंटियर है। अल्टीमेट फ्रंटियर क्यों? क्योंकि देखिए ओवरऑल जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जबरदस्त एडवांसमेंट कर रहे हैं। मूरे लॉ का कुछ एप्लीकेशन दिख रहा है। देखिए क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट में पहले हम एक ट्रांजिस्टर सेट पर पाते थे, फिर 2 ट्रांजिस्टर, फिर 3 ट्रांजिस्टर, फिर एकदम से 10 ट्रांजिस्टर, फिर 20 ट्रांजिस्टर। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना तगड़ा एडवांसमेंट हो रहा है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में आप कितने सेमीकंडक्टर फिक्स कर सकते हो ये क्वांटम हर 18 महीनों में डबल हो रहा है। तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर एक यूनिट में आप 10 सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर फिक्स कर सकते हो तो अगले 6 मतलब आप कह लो 18 महीने बाद 20 ट्रांजिस्टर फिक्स हो जाएंगे। मतलब हम लोग ट्रांजिस्टर्स के साइज को छोटा कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर की जो इंटीग्रेट चिप्स की जो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ओवरऑल ट्रांजिस्टर्स को सेटअप करके उस पूरी की पूरी मदरबोर्ड को स्ट्रांग किया जाता है, यह टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। लेकिन इसके इवॉल्व होने में, इस मिनिएचराइजेशन के प्रोग्रेस में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉस्ट और खर्चे इन्वॉल्व है। इसलिए अगर आप देखो तो इंडस्ट्री नए सिरे से इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए क्या है, देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री कई महीनों तक, कई सालों तक बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके सोचती है कि आगे आने वाले 10 सालों में हम पैसा कमाएंगे। लेकिन एक ऐसा सेक्टर सेमीकंडक्टर जैसा जो कि इतनी तेजी से टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहा है कि भैया हर 18 महीने में एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप डिप्लॉय कर सकते हो वो दुगना हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी इस पर्टिकुलर धंधे में इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव धंधा है। और इंडिया में तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगी। इंडिया में क्यों नहीं इन्वॉल्व होगी? देखिए इंडिया में प्रॉब्लम यह है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है 1996 का, इसके चलते जीरो कस्टम ड्यूटी रिजीम है। तो भैया सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाले हार्डवेयर को जब हम इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जीरो है, प्लस स्मॉल फ्रेट टू प्राइस। इनके मतलब ओवरऑल आप बाहर से जब इंपोर्ट करोगे इस रेडीली मेड सेमीकंडक्टर्स को तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो आप सोचो एक प्राइवेट कंपनी, मान लो IBM जैसी कंट्री अपना बिजनेस चला रही है इंडिया में, विप्रो चला रही है। अब ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करें ऐसी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में जो कि 1.5 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी और उसको पैसा कमा के बेच के सेमीकंडक्टर पैसा कमा भी पाएंगे ये कंफर्म नहीं है, तो क्या कोई बिजनेस इन्वेस्ट करेगा? आप ही सोचो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिलियनियर हो और आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे जो टेक्नोलॉजी अगले 1.5 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं है। क्योंकि जब आप बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे होगे तब आपको पता नहीं आप सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, और सक्सेसफुल हो भी गए तो आपको 4 ही 5 महीने मिलेंगे प्रोडक्ट्स बना के बेचने के लिए। तो आप सोचोगे कि यार इतना रिस्क क्यों लेना, एक काम करते हैं इंपोर्ट ही कर लेते हैं। समझ गए? तो इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर सेटअप नहीं हो पाई। चाइना ने भले ही सेमीकंडक्टर फैब इंडस्ट्री में देर से शुरू किया, लेकिन भैया चाइनीज सरकार ने मैसिव पैसा दिया है। पिछले 2 डेकेड्स में हंड्रेड्स ऑफ लॉस मेकिंग फैब्रिकेशन यूनिट्स को चाइना ने एक्वायर किया। बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट खोली, वो चली नहीं तो चाइना ने उन पर्टिकुलर बंद यूनिट्स को खरीद लिया और इससे चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम किया। एक मैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाई चाइना ने। चाइना के अंदर चिप प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। अब यूएस की अगर बात करो तो यूएस ट्रेडिशनल लीडर रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग गेम का, लेकिन आज की डेट में चाइना मेजर प्रोड्यूसर बन चुका है चिप्स का। चाइना के पास मार्केट सुप्रीमेसी है रेयर अर्थ की। चिप प्रोडक्शन के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो चाइना के अंदर है। चाइना ने डिजाइन कंपोनेंट को भी बहुत तेजी से इवॉल्व किया और आज के डेट में स्ट्रेटेजिक स्ट्रैंगल होल्ड है चिप मेकिंग के ऊपर चाइना का। यूएस की किसी भी डिजाइन को बड़े आराम से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना कॉपी कर सकता है। इसीलिए तो आप देखो कि यूएस ने यहां पे फैब रिलेटेड टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को चाइना में बैन कर दिया। इस बात को लेकर चाइना नाराज भी हुआ था। इनफैक्ट यूएस इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इंडिजनाइजेशन करना चाहता है। यूएस ने यह भी बोल दिया कि फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, जैसे कि जापान के अंदर जो यूएस की चिप डिजाइन टेक्नोलॉजी है, अगर वो किसी भी फॉर्म में चाइना के पास गई तो ओवरऑल सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे उन कंपनीज के साथ, यूएस के ट्रेड रिलेशंस तोड़ दिए जाएंगे। तो इन सब आप कह लो रिस्ट्रिक्शंस के चलते यूएस की चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी चाइना के पास जानी हो गई बंद।
फिर यूएस ने इंडिजनाइजेशन के लिए पास किया चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022, जिसमें $40 बिलियन की सब्सिडी दी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को देश में वापस लाने की कोशिश की। लेकिन देखिए क्या है ना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द फर्स्ट प्लेस यूएस से चाइना में इसलिए गई थी क्योंकि यूएस के अंदर बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज हैं, बहुत सारे लेबर लॉज हैं, खर्चा ज्यादा लगता है। तो यूएस की जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं वो खर्चा कम करने के लिए चाइना जैसी कंट्रीज में जाके बिजनेस सेटअप करती हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज में आके बिजनेस सेटअप करती हैं। इन्वायरमेंटल लॉस के चलते तो इंडिया में कभी कभी बवाल हो जाता है, चाइना में वो भी नहीं होता। कोई कोर्ट सिस्टम तो चाइना में है नहीं, सरकार ने बोल दिया कर रहे हो तो करो, फिर चाहे लोग मरे, इन्वायरमेंट गंदा हो, फर्क नहीं पड़ता। यूरोपियन यूनियन भी 7.4 बिलियन यूरो खर्च कर रहा है नई फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाने के लिए। कहां पे? फ्रांस में। तो बेसिकली इंडिया को कंपीट करना है यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, चाइना के साथ, ताइवान के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग में। और ये आसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इज वेरी रिस्की, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं और फिर जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती उसको कुछ महीनों के अंदर आपको बेचना होता है, क्योंकि जब आप मास स्केल पे बेचोगे तभी आप अपने कॉस्ट को रिकवर कर पाओगे। 4-5 महीने बेचने के बाद आपको पता चलेगा कि एक नई सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी बन गई है, उसके बेसिस पे नया आप कह लो मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन होगा। तो ओवरऑल जो लेवरेज होता है बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके नई टेक्नोलॉजी बनाने का, वो लेवरेज बस कुछ महीनों का होता है। तो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन कंपनी सेमीकंडक्टर की चिप्स बेच के पैसा नहीं कमा सकती, उनको ग्लोबल मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा। तो हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और इस इकोसिस्टम में ग्रीन फील्ड सिस्टम लाने बहुत मुश्किल है, क्योंकि नए सिरे से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स और गैसेस का प्रयोग होता है, लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। तो बेटर ये रहेगा कि हम चाइना की ओवरऑल अप्रोच को अपनाएं। चाइना की अप्रोच यहां पे क्या बोलती है कि भाई देखिए, ओवरऑल चाइना की अप्रोच के अंदर जो एग्जिस्टिंग फैब्रिकेशन फैसिलिटीज थी उनको खरीद लो, तो उनको खरीद लिया और उनको इंप्रूव करो, क्योंकि उनका एक ऑलरेडी सेटअप आप कह लो फैब्रिकेशन यूनिट होता है, उनके इक्विपमेंट्स पहले से वहां पे लगे हुए हैं, उन्होंने पहले से लोगों की हायरिंग वगैरह कर रखी है, उनकी सप्लाई चेन्स पहले से ही सेट है, ठीक है ना। उनकी ATMP यूनिट्स, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग यूनिट्स भी पहले से सेटअप हैं। तो ये सब चीजों को नए सिरे से सेटअप करने के बजाय जो लॉस मेकिंग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स है उनको खरीद लो। तो चाइना वाले ओवरऑल टैक्टिक्स को इंडिया को अपनाना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। अगर आप देखो तो ATMP सेटअप करने का टारगेट इंडिया बना रहा है। टाटा ने एक्वायर किया है ATMP टेसॉल्व को, ठीक है ना। ओके, अब क्या है कि इंडिया इस समय पे 1-2 ATMPs को सेटअप करने की बात कर रहा है, जबकि चाइना ऑलरेडी 100 से ज्यादा ATMP सेटअप कर चुका है। पिछले 20 साल से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडिया अभी इसमें शुरू भी नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हम लेट हो गए, इसका मतलब हम ये कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए करंट अफेयर्स एनालिसिस में आ जाते हैं दोस्तों। चाइना और पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर डील यहां पे साइन की है। तो चाइना ने बोला है कि $4.8 बिलियन की मदद से पाकिस्तान में एक 1200 मेगावाट का, लगभग इसको बढ़ा के 1330 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। कहां पे? पंजाब की मियां वाली डिस्ट्रिक्ट में, चश्मा नाम की जगह पे। और ऑब्वियस बात है पाकिस्तान के पास इस पर्टिकुलर चीज का पैसा है नहीं। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें ये प्लान सेटअप किया जाएगा। मतलब $4.8 बिलियन का उधार और दे रहा है चाइना यहां पे पाकिस्तान को। वैसे पाकिस्तान उधार में डूबा है और लिए ही जा रहा है। फिर भाई अगली न्यूज, पंजाब असेंबली पासेस बिल टू रिप्लेस गवर्नर विद सीएम एज चांसलर। देखिए यहां पे पंजाब की सरकार ने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल। मैंने कल ही आपसे बताया था कि गुरबानी का जो टेलीकास्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर चैनल के पास नहीं रहेगा, सब चैनल्स में हो सकता है। मतलब ओवरऑल उस पर्टिकुलर चैनल से नहीं छीना जा रहा है, बट सारे चैनल्स यहां पे गुरबानी का टेलीकास्ट कर सकते हैं। पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल, भाई DGP पंजाब का कैसे चुना जाएगा। फिर रूरल डेवलपमेंट फंड, ओवरऑल इसका जो 3,500 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार के पास फंसा हुआ है, इस चीज को कंटेस्ट करने के लिए रेजोल्यूशन पास कराना। तो बहुत से टफ डिसीजंस ले रही है पंजाब की, आपकी भगवंत मान की सरकार। तो एक मेजर मूव यहां पे लिया गया। पंजाब असेंबली ने ट्यूसडे को पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2023। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल के थ्रू जो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी की ताकत है, जो कि पहले गवर्नर के पास थी पंजाब के अंदर, अब वो आ जाएगी चीफ मिनिस्टर के पास। देखिए चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के साथ चल नहीं रही है। देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि भैया पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज हैं, सॉरी हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज है, हरियाणा की या फिर कह लीजिए कॉलेजेस, हरियाणा के कॉलेजेस को पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन कराने के फेवर में थे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित साहब। मतलब ओवरऑल पंजाब की यूनिवर्सिटी का करिकुलम वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड सेट करना,
वो सब हरियाणा की सरकार करेगी, लेकिन एफिलिएशन किसके थ्रू होगा? पंजाब यूनिवर्सिटी। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो भी सो कॉल्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो बांटे जाएंगे जब हरियाणा के कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे ओवरऑल अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पंजाब के यूनिवर्सिटीज की बात आ रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन की बात आएगी, पंजाब यूनिवर्सिटी राज्य की सरकार के अंदर आ जाती है तो राज्य की सरकार की चलनी चाहिए। तो अब हरियाणा के कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनका एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से होगा, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल पंजाब की सरकार का होगा, हरियाणा की सरकार का होगा, पंजाब की सरकार का नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैंने न्यूज़ पहले बनाई थी इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ें आप शायद उतना ना समझ पा रहे हो। एक तरफ है पंजाब यूनिवर्सिटी, ये आती है पंजाब की सरकार के अंदर, भगवान मान साहब के अंदर, और एक तरफ है हरियाणा के कॉलेजेस। अब ये हरियाणा के कॉलेजेस एफिलिएशन ले रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो एफिलिएशन ले रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के नियम कानूनों को मानना पड़ेगा। मतलब आप कह लो कि पंजाब के सरकार के नियम कानूनों को मानना पड़ेगा, तो वो नहीं होगा। हरियाणा के कॉलेजेस चलेंगे किसके हिसाब से? हरियाणा की सरकार के हिसाब से। तो ये बात यहां पे भगवंत मान साहब को गंवारा नहीं है। लेकिन जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित साहब पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, हरियाणा के कॉलेजेस को हम एफिलिएशन देते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। अब इस बात को लेकर भगवंत मान नाराज है और भगवंत मान कह रहे हैं कि भैया पंजाब यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं और पंजाब की जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसके चांसलर अब गवर्नर नहीं रहेंगे, सीएम रहेगा। और वाइस चांसलर्स को सेलेक्ट करके अपॉइंट करने की ताकत भी अब चीफ मिनिस्टर के पास आ जाएगी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के पास नहीं रहेगी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर और बाकी जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब के अंदर, उसके चांसलर जो गवर्नर अब तक हुआ करते थे वो नहीं होंगे। अब कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो एक तो ये आप कह लो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप हो गया। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट फंड, देखिए रूरल डेवलपमेंट फंड के लगभग 3622 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने पंजाब की सरकार को रिलीज नहीं किए। तो इस बात को लेकर भगवंत मान साहब नाराज हैं और वो एक बिल पास कराने वाले हैं। कहां पे? पंजाब की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करा के ओवरऑल भगवंत मान साहब केंद्र की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड आप पास करो। अगर आपने नहीं पास किया तो हम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालेंगे। उसके साथ साथ सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2023 लाया गया। इसके बारे में तो कल मैंने बात की भी थी कि जो गुरबानी, जो सैक्रेड हिम है सिखिज्म धर्म में, इसका जो टेलीकास्ट है, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ओवरऑल इस पर्टिकुलर गुरबानी के टेलीकास्ट के राइट्स को एक पर्टिकुलर चैनल को दे रखा है, पीटीवी को, जिसको एक पर्टिकुलर फैमिली ओन करती है। तो ये फैमिली बेस्ड एंटरप्राइज मोनोपोलाइज कैसे कर रहा है गुरबानी के टेलीकास्ट को, इस चीज के अगेंस्ट भगवंत मान ने ओवरऑल एक बिल ले आए हैं और इस मोनोपोलाइजेशन को खत्म करने की बात की। अब कुछ लोग इसको पॉजिटिव स्टेप बता रहे हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप इस न्यूज को फॉलो कर रहे हो तो आप अपना एक व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। उसके बाद पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023 भी लाया गया। तो एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब को चुना जाएगा। अब तक क्या होता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रिस्पेक्ट में जितने भी एलिजिबल ऑफिसर्स हैं उनके नाम को राज्य फॉरवर्ड करेगा किसको? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें से 3 नाम शॉर्टलिस्ट करेगा, वो 3 नाम पंजाब की सरकार के पास आएंगे और पंजाब की सरकार को इन 3 में से एक नाम चुनना है। तो ओवरऑल यहां पे डीजीपी के अपॉइंटमेंट में पंजाब अपने पास ज्यादा ताकत देना चाह रहा है, इसलिए ये काम कर रहा है। ठीक है भाई। फिर कर्नाटका में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कर्नाटका में भैया अन्न भाग्य करके एक राइस स्कीम लेके आई गई है। इनके इलेक्शन प्रॉमिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखिए ये पर्टिकुलर स्कीम पहले से चल रही है, ठीक है ना, पहले से चल रही इन द सेंस कि पहले क्या था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड वाले लोग हैं उनको 5 किलो तक प्रति महीना राइस फ्री में दिया जाता था। अब जो अन्न भाग्य स्कीम 1 जुलाई 2023 से लॉन्च की जा रही है उसमें इस 5 केजी की लिमिट को बढ़ा के 10 किलो कर दिया गया है। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल 10 किलो ऑफ राइस पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा और ये राइस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा कर्नाटका की अन्न भाग्य स्कीम के अंदर। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल इससे खर्चा कितना आएगा कर्नाटका की सरकार का? एनुअली 10,092 करोड़। और इससे ऑब्वियस सी बात है इस बार के कर्नाटका के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सपोर्ट भी मिला है इस पर्टिकुलर स्कीम के अनाउंसमेंट में। अब प्रॉब्लम यहां पे ये हुई कि कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज बना के बताया था, ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर केंद्र की सरकार ने बोला कि चूंकि बफर स्टॉक, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग यहां पे कम हो चुकी है,
तो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर कुछ लिमिट्स लगा दी गई और राज्य की सरकार को व्हीट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, राइस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ अमाउंटमेंट केंद्र की सरकार ने कर दिया। अब इस बात को लेकर कर्नाटका की सरकार को प्रॉब्लम हो गई है। कर्नाटका की सरकार बोल रही कि अगर हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनाज नहीं खरीदेंगे तो भाई हम कहां से अनाज खरीदेंगे। तो यह प्रॉब्लम हो चुकी है कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार को। ये कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार अलग अलग राज्यों से बात कर रही है, तेलंगाना से बात कर रही है, वेस्ट बंगाल से बात कर रही है कि भाई इन राज्यों से खरीदा जा सके चावल। अभी के लिए एक पर्टिकुलर राज्य सरकार है, पंजाब की राज्य सरकार, जिसने बोला है कि भाई हम आपको सीधे सीधे फार्मर से चावल दिलवा सकते हैं। वो चावल किस कॉस्ट पे आएगा, चूंकि देखा जाए तो कर्नाटका से पंजाब काफी दूर है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से 36.6 रुपए प्रति किलो पे चावल मिल जाता था, लेकिन पंजाब से चावल वगैरह आया जाएगा तो आप कह लो कि ओवरऑल 2 से 3 रुपए तो कम से कम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाएंगे। फिर फार्मर से किस रेट पे ये चावल और व्हीट खरीदा जाएगा, चूंकि डोमेस्टिक मार्केट में इनके दाम भी ठीक ठाक हैं। तो इसके चलते केंद्र की सरकार को, मोदी जी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये कैसा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कर्नाटका में इलेक्शन हार गए तो क्या हो गया, आप ओवरऑल FCI के अंदर प्रोक्योरमेंट तो करने दीजिए, क्योंकि ये जो अनाज हम खरीद रहे हैं ये अनाज फाइनली जाना तो लोगों के पास ही है ना। तो कर्नाटका को 2.28 लाख मेट्रिक टन चावल चाहिए 1 जुलाई से इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। ठीक है भाई, लेट्स सी अब अन्न भाग स्कीम लॉन्च हो पाती है नहीं हो पाती, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है बंगाल से। बंगाल के अंदर स्टेट फाउंडेशन डे मनाया गया बंगाल के गवर्नर के द्वारा, जबकि बंगाल की चीफ मिनिस्टर सरकार बोल रहे हैं कि ये स्टेट फाउंडेशन डे आप मत मनाइए। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस साहब ने मनाया स्टेट फाउंडेशन डे, जबकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने साफ साफ बोला था कि ये स्टेट फाउंडेशन डे मत बनाइए। तो एक मार्च ऑर्गेनाइज की गई स्टेट फाउंडेशन डे के दिन। कैडेट्स ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स यहाँ पे आए, कल्चरल प्रोग्राम हुआ राजभवन में, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुई। जो गवर्नर थे उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी इस पर्टिकुलर ओकेजन पे। कोलकाता राजभवन ने सर्कुलेट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की ग्रीटिंग्स को वगैरह वगैरह। मैं सीधे सीधे इस बात पे आ जाता हूँ कि क्यों भाई ये वेस्ट बंगाल के स्टेट फाउंडेशन डे को मनाने में प्रॉब्लम है चीफ मिनिस्टर को। देखिए 20 जून है आपका वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे, लेकिन वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे में बहुत दर्द है, बहुत दुख है। 20 जून 1947 को उस समय की बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की एक मीटिंग हुई। ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था और उस समय के बंगाल में आज का वेस्ट बंगाल और पूरा का पूरा बांग्लादेश आता था। बात यह हो रही थी कि भाई बंगाल प्रेसिडेंसी इंडिया में रहेगी या पाकिस्तान में चली जाएगी, या फिर इस प्रेसिडेंसी को आप 2 भागों में बांट दोगे, एक हिंदू मेजॉरिटी वाला, एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला। तो इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि भाई हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को अलग कर दिया जाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को अलग कर दिया जाएगा। तो वेस्ट बंगाल की सरकार का ये बोलना है, जो कि मुझे कुछ हद तक सही लग रहा है, कि ओवरऑल ये जो फाउंडेशन डे है वेस्ट बंगाल का, इसमें बहुत दर्द है, इसमें पार्टीशन का दुख है, इसमें लाखों लोगों के कम्युनल राइट्स में मरने की खबर है। तो इसको बेटर रहेगा ना मनाया जाए। बट पिछले कुछ सालों से ओवरऑल ये स्टेट फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, कहाँ पे, आपका बंगाल के अंदर। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताइएगा। ये पर्टिकुलर न्यूज़ इस प्रकार से काम आती है कि किसी पीसीएस टाइप के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे किस दिन पड़ता है। याद रखिएगा 20 जून को। फिर भाई अगली न्यूज, व्हाट इज द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई देखिए 15 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोल इंडिया लिमिटेड की इस पर्टिकुलर पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है कि इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट से बाहर रखा जाए। मैं आपको बताता हूं न्यूज क्या है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पहले 591 करोड़ रुपीस का फाइन लगा चुकी है कोल इंडिया के ऊपर। कोल इंडिया के ऊपर इल्जाम यह है कि कोल इंडिया जिस दाम पे ओवरऑल कोयले को मार्केट में बेचता है, और कोल इंडिया से एसोसिएटेड जो आप कह लो माइंस है, बहुत सारी माइंस कोल इंडिया सीधे सीधे उनसे ओवरऑल आप कह लो एक्सप्लोरेशन नहीं करता, उन माइंस को प्राइवेट प्लेयर्स को प्रोवाइड करके रखा गया है। तो कोल इंडिया और उससे जो एसोसिएटेड कोल की माइंस हैं, उनसे जो कोयला निकाला जाता है और इसके रिस्पेक्ट में जो भी फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है वो काफी अनफेयर है, काफी डिस्क्रिमिनेटरी है। कोल इंडिया अपनी पोजीशन को मोनोपोलाइज कर रहा है और इस मोनोपोलाइजेशन की टैक्टिक्स के चलते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 591 करोड़ का फाइन मार दिया कोल इंडिया के ऊपर। कोल इंडिया को आ गया गुस्सा, कोल इंडिया पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके कोल इंडिया ने बोला कि साहब देखिए हमारे सामने कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है? कोल इंडिया का बोलना है कि जो 462 माइंस कोल इंडिया ऑपरेट करता है उसमें से 345 माइंस से तो क्यूमुलेटिव लॉसेज हुए हैं 9,878 करोड़ के 2012-13 में कोल इंडिया को। मतलब ओवरऑल
कोल इंडिया लिमिटेड का यह बोलना है कि कोल के एक्सप्लोरेशन में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के चलते कई बार क्या होता है कि कोल इंडिया को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम कभी कभी कोयले को महंगा बेचते हैं, क्योंकि हमें भी सस्टेनेबली धंधा यहां पे चलाना है, और जो पैसा हम कमा रहे हैं उसका मेजॉरिटी डिविडेंड सरकार के पास जा रहा है। पहले तो कोल इंडिया पूरी तरीके से सरकार की ओनरशिप के अंदर थी, लेकिन अभी के लिए सरकार के पास 67% ओनरशिप है कोल इंडिया की, बाकी 33% प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोल इंडिया को चलाने में प्राइवेट प्लेयर्स का भी एक प्रॉपर से है। अब देखा जाए तो नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के अंदर स्पेसिफिकली जो कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट था 1973, उसके चलते कोयले की सारे मायने कोल इंडिया के अंदर आ गए थे। आज की डेट में बता दूं दोस्तों, कोल सेक्टर नेशनलाइज नहीं है, और ना ही कोल एक एसेंशियल कमोडिटी है। तो ये पूरी तरीके से सरकार के या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये जो बड़े बड़े पावर प्रोड्यूसर्स, देखिए पावर कैसे प्रोड्यूस होती है। कोल इंडिया ने बाकी किसी ने कोयला प्रोड्यूस किया, ये कोयला प्रोवाइड किया गया एक पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट को, कोल पावर बेस्ड प्लांट को। इस कोल पावर बेस्ड प्लांट ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके किसको दी? एक ग्रिड ट्रांसप्यूट करो, मतलब जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, तो डिस्कॉम को दी, और इस डिस्कॉम ने ओवरऑल ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई इंडिविजुअल कस्टमर्स तक। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सबसे महंगा होता है कोयला। कोयला फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 60 to 67% कॉस्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। और इस प्रोसेस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इल्जाम लगाया है कि अपनी डोमिनेंट मोनोपोलाइजिंग सिचुएशन का फायदा उठा के कोल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट्स पे बेच रहा है। कौन? यहां पे कोल इंडिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कोल इंडिया ने सीसीआई के अगेंस्ट यहां पे पिटीशन फाइल कर दी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ऑब्जर्वेशन दिया कि भैया देखिए, कोल इंडिया कंपटीशन एक्ट के अंदर आता है। कोल इंडिया चाहे कितना भी लॉजिक दे, कोल इंडिया चाहे कितना भी नेशनलाइजेशन एक्ट को कोट करे, आज की डेट में रियलिटी यह है कि कोल एक एसेंशियल कमोडिटी नहीं है और नेशनलाइजेशन एक्ट लागू नहीं होता। मतलब कोल ओवरऑल किसी की मोनोपोली नहीं है। इसलिए ओवरऑल कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड इज वेल विद इन द एम्बिट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी प्रोटेक्शन फॉर कुकीज को यहां पर रिजेक्ट कर दिया है। कुकी के बिहाफ पे ओवरऑल एक यूनिट जिसका नाम है MTFD, मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली, ये पहुंच गया किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोला कि साहब कुकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी को डिप्लॉय करो। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि भाई देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सही तरीके से कोशिश कर रहा है काम करने की। आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज को ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पर डिप्लॉय किया गया, और ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रही हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बचाने के लिए आप अगर यहां पे फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात करोगे तो वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस पर्टिकुलर डिमांड को सुनने से मना कर दिया, क्योंकि इससे अगर कोर्ट इंटरवीन करके कुकी लोगों को बचाने की बात करता है तो मीती लोग सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हो जाएंगे, बोलेंगे कि आपको क्या लगता है कि मीती परेशान नहीं हो रहे, सिर्फ कुकी लोग परेशान हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इंटरवीन करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है और एडमिनिस्ट्रेशन इसको सही तरीके से देख रहा है। फिर भैया साजिद मीर की ब्लैक लिस्टिंग को चाइना ने ब्लॉक कर दिया। 26/11 टेरर अटैक का एक्यूज था, $5 मिलियन की इसके ऊपर बाउंटी थी। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने प्रेशर डाल के पाकिस्तान के ऊपर इसको अरेस्ट जरूर करवा दिया। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए साजिद मीर को ढूंढ के 15 साल की जेल की सजा सुनाई। यूएस और इंडिया ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस की 1267 सैंक्शंस कमेटी, जिसको दैश एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी बोलते हो, आईसिल सैंक्शंस कमेटी, इसके अंदर सितंबर 2022 में साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट कराने की कोशिश की, लेकिन उस समय पे चाइना ने टेक्निकल होल्ड डाला 6 महीने का। उस 6 महीने के बाद इस टेक्निकल होल्ड पे 3 महीने का एक्सटेंशन हुआ, 9 महीने। अब फाइनली 9 महीने के बाद अगर चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आता तो साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता, लेकिन चाइना ने फिर से फाइनली 9 महीने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्शन पुटअप कर दिया। मतलब साजिद मीर की ब्लैकलिस्टिंग यहाँ पे रुक गई। येट अगेन वन मोर स्टेप ऑफ चाइना विच इज एंटी इंडिया। फिर चाइल्ड 10989 लाइन को 112 लाइन के साथ 9 स्टेट्स में मर्ज किया जाएगा। देखिए क्या है, एनजीओज एक चाइल्ड लाइन चला रहे हैं 1098 चाइल्ड लाइन। अब एनजीओज को 1098 चाइल्ड लाइन चलाना सही नहीं है, इसलिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने पहले फेज में डिसाइड किया है कि 1098 हेल्पलाइन को 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाएगा 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है ना, और ये जून एंड में ऑपरेशंस इसके शुरू होंगे। कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे 1098 हेल्पलाइन को 112 से जोड़ा जाएगा? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, गोवा, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी।
एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को यहाँ पे डिवाइस किया जाएगा। टारगेट ये है कि आगे आने वाले समय में पूरी कंट्री के अंदर ये ओवरऑल सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा। देखिए क्या है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम है ये सपोर्ट कर रही है 24/7 हेल्पलाइन चाइल्डलाइन सर्विस 1098 वाली थ्रू चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन एंड इट्स पार्टनर एनजीओस। ये पर्टिकुलर चाइल्डलाइन सर्विसेज 568 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है, 135 रेलवे स्टेशन पे ऑपरेशनल है, 11 बस स्टैंड्स में ऑपरेशनल है थ्रू 1000 प्लस यूनिट्स। इनका रिस्पॉन्स टाइम है 60 मिनट का। लेकिन प्रॉब्लम है, इनके रिस्पॉन्स टाइम में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता। किसके साथ? पुलिस के साथ, फायर के साथ, एम्बुलेंस के साथ। तो अगर हम 1098 को 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं तब डेफिनेटली एक इफेक्टिव तरीके से हम चाइल्ड हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। उसके साथ से ये जो 1098 हेल्पलाइन वाली सर्विस है वो ऑलमोस्ट इंडिया की 200 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर्ड नहीं है। तो 1098 को 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ के पैन इंडिया चाइल्ड हेल्पलाइन को यहाँ पे लॉन्च करने की एक कोशिश है सरकार की। इसके साथ साथ राज्य और यूनियन टेरिटरी प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर यहाँ पे इजाद करेंगे। चाइल्ड हेल्प डेस्क और बूथ्स को रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड्स पे बनाया जाएगा। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को ERSS 112 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो 198 पे कॉल आई तो ऑटोमेटिकली वो 112 पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको जानने को मिला हो। कोर्स जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, काफी कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। बहुत सी वीडियोज अपलोडेड हैं, बहुत मेहनत से बनाया गया कोर्स है। यू कैन चेक इट आउट। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।